चलो जी आ जाओ। शुभम, मई का वेट करो बच्चे, 10 1 मई तक का वेट करो, बता दिया जाएगा आपको। चलो जी। वीडियो बहुत अच्छी थी, जंबल सेंटेंसेस वाली। थैंक यू भाई, थैंक यू। ठीक है प्रद्युमन भाई, देख लूंगा मैं। आ जाइए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं संडे नाइट तक अपलोड कर दूंगा। आपको मैंने पैरा जंबल्स की 2 वीडियोस के लिए बोला था ना। पहली वीडियो 48 मिनट की है, उसमें पैरा जंबल्स की थ्योरी है कि क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे पहला सेंटेंस ढूंढते हैं, कैसे पेयर्स बनाते हैं, और साथ में 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं एसएससी के। और जो बाकी सीजीएल 22 के 50 51 क्वेश्चन बचे, वो नेक्स्ट वीडियो में करा दिए। अगर आप इन दोनों वीडियोस को देख लेते हैं तो आपका पैरा जंबल वाला जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। आज अपन देख रहे हैं क्लोज टेस्ट को। ठीक है। कुछ बातें। पहली, चाहे ये PQRS या पैराजंबल हो, चाहे क्लोज टेस्ट हो, चाहे पैसेज हो, जब तक रीडिंग नहीं करोगे, जब तक आपको सेंटेंस पढ़ के मीनिंग ही निकालना नहीं आता, तब तक बच्चे कोई मतलब मीनिंग नहीं निकलेगा इन सब चीजों को करने का। ये मस्ट है, मतलब करना ही करना पड़ेगा। आपको सेंटेंस पढ़ के मीनिंग निकालना आता होगा तभी तो कोई आपको ये सिखा सकता है ना कैसे अरेंज कर सकते हो जल्दी। सेंटेंस पढ़ के मीनिंग निकालना आता होगा तभी तो टीचर बताएगा कि ये पैसेज है, देखिए ये यहाँ लिखा था, यहाँ लिखा है, देख। वरना वरना क्या फायदा, बताओ कैसे कर सकता कोई, है ना। वरना तो फिर वो यूट्यूब वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। देखते हैं कैसे दिए जाते हैं पैसेज के सवालों में जब बिना पैसेज पढ़े, है ना। इस वीडियो के बाद हो जाएगा क्लोज टेस्ट आपकी मुट्ठी में। तो वो सब नौटंकी तो हो नहीं पाएगी, जो रियल बात है भैया वो तो ये। अच्छा, अब क्लोज टेस्ट करते समय छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली, कि सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, जल्दी से एक बार पूरा क्लोज टेस्ट पढ़ देना है। ठीक है। ये खास करके तब के लिए जरूरी है जब क्लोज टेस्ट छोटा हो और बहुत सारे डैश हो। कई बार क्या होता है, क्लोज टेस्ट बहुत बड़ा है, 4 लाइन है, फिर एक डैश है, फिर 4 लाइन है, फिर एक डैश है। उसमें उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि होगा क्या ना, मतलब एक ही लाइन में 2 2 डैश आ रहे हैं, है ना। तो फिर आपको पूरी लाइन पढ़नी पड़ेगी, तभी तो कुछ भर पाओगे। हाँ कि ना। तो ध्यान रखिएगा, अगर अगर क्लोज टेस्ट बहुत ज्यादा बड़ा है, जिसके अंदर मतलब 3 पेज का क्लोज टेस्ट है, पहली स्लाइड पे एक ही डैश है, दूसरी स्लाइड पे 2 डैश है, ऐसा, फिर तो पहले पढ़ने की जरूरत उतनी है नहीं, सीधा साथ साथ पढ़ के भी हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर ऐसा क्लोज टेस्ट है जिसके अंदर पैसेज छोटा है, डैश बहुत सारे हैं, तो उसमें आपको पहले पढ़ लेना चाहिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस चीज के बारे में बात हो रही है। पहली बात कि पहले रीड कर लें, पता चल जाए किस बारे में बात हो रही है। दूसरी बात, इलिमिनेट का गेम है सारा। जितना हो सके ऑप्शंस को इलिमिनेट करना है जल्दी से जल्दी। को ग्रामर के बेस पे कर दीजिए, वोकैब के बेस पे कर दीजिए, मतलब वोकैब मतलब मीनिंग। ठीक है। ग्रामर, अच्छा ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर ही आएगी, ये वाला तो गया। अच्छा इसका मीनिंग ये यहाँ पे ये आएगा, ये वाला तो गया, है ना। इलिमिनेट करिए जितना जल्दी हो सके, और जिसको इलिमिनेट कर दिया फिर उसको दोबारा पढ़ना नहीं है, वरना पेपर के प्रेशर में 2 3 बार पढ़ते वही ठीक लगने लग जाता है। एक बार आपने इलिमिनेट कर दिया, उस पर दोबारा ध्यान नहीं देना है। ठीक। दूसरी बात, कई बार क्या होगा, मान लो कुछ ऑप्शन में ऐसे वर्ड दे रखे हैं जिसका आपको मीनिंग नहीं पता, और एक वर्ड है जो सही बैठ रहा है, मीनिंग भी ठीक लग रहा है, ग्रामर वाइज भी ठीक बैठ रहा है, तो उसके चक्कर में छोड़ के मत चले आना। नहीं पता तो नहीं पता, अपना सही बैठ रहा है, टिक करना, आगे बढ़ जाना। काफी बार कैसा होगा कि 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको मीनिंग ही नहीं पता, लेकिन हाँ एक वर्ड है जो आपको मीनिंग भी सही बैठ रहा है, ग्रामर भी ठीक बैठ रहा है, तो उसको टिक करके आगे बढ़ जाना। कहने का मतलब ये है, अगर आपने उस क्वेश्चन पर टाइम लगा दिया, आपने कुछ ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, एक आधा आपको ठीक लग रहा है, तो फिर उसको टिक कर देना। ये नहीं कि जब तक चारों वर्ड के मीनिंग मुझे नहीं पता, अच्छा डी भी तो हो सकता है, उसका मीनिंग नहीं पता, सिर पैर नहीं पता, तो वो मत करना। ठीक है। जादू, सर प्रोनाउन एडजेक्टिव के अलावा और भी PYQ अपलोड करोगे क्या? बच्चे के ऊपर लिंक पिन है, देख जादू,
लिंक पिन है, इस पे क्लिक कर लेना। इसमें इंपॉर्टेंट पीडीएफ नाम से है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, नाउन, काफी सारी हो गई हैं, अब तो एक ही दो चैप्टर की बची है, सब कर दी है मैंने। ठीक है, चलो। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहला पॉइंट तो पूरा रीड कर लिया करो भाई। दूसरा पॉइंट ये था जितना जल्दी हो सके एलिमिनेट करिए। तीसरा पॉइंट ये था कि अगर मान लो आपसे कोई वर्ड का मीनिंग नहीं भी आता, लेकिन एक आपको ठीक लग रहा है मीनिंग वाइज, ग्रामर वाइज, तो उसको टिक करना है। ठीक। चौथा पॉइंट क्या बना, अगर मान लो दो वर्ड है, मीनिंग भी बराबर सा लग रहा है, ग्रामर भी ठीक लग रही है, तो फिर गो विद द कॉमनली यूज्ड वर्ड। वो गट फीलिंग से पता चलेगा, जितनी आपने रीडिंग कर रखी होगी आपका दिमाग कहेगा नहीं यार ठीक तो भी, लेकिन इस मीनिंग में यार यही ठीक लग रहा है, तो उसको गट फीलिंग से करना पड़ेगा। आइए शुरुआत करते हैं। व्हाइट स्लाइड है तो थोड़ी ब्राइटनेस घटा लो, पढ़ो इसको। पहले एक बार थीम समझ लो क्या है, फिर सारे ऑप्शंस के साथ पोल चलाता हूं। थीम समझ लिया, एक एक करके सारे ऑप्शन दिखा देता हूं, फिर पोल चलाऊंगा। ठीक है, पहले सारे ऑप्शन देख लो एक बार, पहले सारे ऑप्शन देख लो एक बार। हालांकि उसमें उतनी जरूरत नहीं है सारे ऑप्शन देखने की या पूरा पैसे एक एक करके देखने की, लेकिन चलो फिर भी देख लो, अभी तो शुरुआत करिए ना। क्या बोल रहा हूँ, पैसेज पढ़ लिया, सारे ऑप्शन दिखा देता हूँ, सोच लो, फिर पोल चला दूंगा, फिर मैं डिस्कस करूंगा। ठीक, देख लो आराम से। चलो जी, पोल में करिए जरा अटेम्प्ट। नहीं बच्चे, आपके 3 क्लासेस मैंने और ऐड करा दी हैं, इस बैच की लास्ट क्लास नहीं है विमल आज। 3 क्लासेस और ऐड करा दी हैं इसमें। तीन के 4 क्लासेस, 4 क्लासेस और आपकी ऐड हो गई।
हाँ जी, आ जाइए। पूरी की पूरी बात है एक्सरसाइज के बारे में, है ना। एक हेल्दी बॉडी जरूरी होती है डेवलपमेंट के लिए। काय के डेवलपमेंट के लिए? डैश एंड विजडम के डेवलपमेंट के लिए। अब अगर आपको बातें याद हो, एक्चुअली है क्या ना, क्लोज टेस्ट को बोलते हैं रियल टेस्ट ऑफ इंग्लिश। क्लोज टेस्ट जो है ना, बड़े से बड़ा आप टीचर बिठा दो, बड़े से बड़ा आप टीचर बिठा दो जो गारंटी दे सकता हो कि भैया कोई भी क्लोज टेस्ट ले आओ दुनिया का, मैं 10/10 मार दूंगा। कोई भी नहीं है ऐसा, कोई नहीं है ऐसा, मैं आपको बता दूं, असली बात है ये, ठीक है। तो क्लोज टेस्ट के अंदर नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हूँ बच्चे, मेरा भी एक आध गलत हो जाता है क्लोज टेस्ट में, तो समझिएगा इस बात को। क्योंकि क्लोज टेस्ट के अंदर ना ग्रामर कभी अप्लाई होगी, कभी वोकैब अप्लाई होगी, कभी रीडिंग अप्लाई होगी, तो टीचर महारत कहाँ पे हासिल कर लेगा? ग्रामर पे कर लेगा, है ना, इस पे अपना रीडिंग पे कर लेगा। कई बार क्या होता है ना, इस पर्टिकुलर मीनिंग में यही वर्ड यूज होता है, ये यही चीज प्रेफर होती है, तो उस चीज की कोई लिमिट नहीं है। मेरी बात आ रही है समझ में? तो जो भी बच्चे आरसी की, ये तो मतलब थ्योरी की क्लास हुई, इसमें तो मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ कि ऐसे करते हैं प्रैक्टिस। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपको आरसी का बैच मिला है ना। जो 1699 वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पास एक बैच है, और जो प्लस कोर्स वाले हैं उनके पास 2 बैचेस हैं। एक भी लगा लोगे तो भी काम हो जाएगा, एक भी लगा लोगे तो भी काम हो जाएगा, बस उसको लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बैच है भाई, ठीक है। क्योंकि पेपर में आरसी का रोल काफी बढ़ चुका है, उसको लगा लेना, ठीक है। आओ, हेल्दी बॉडी जरूरी होती है डेवलपमेंट के लिए डैश और विजडम की। एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के इस साइड पे नाउन है तो इधर भी नाउन होगा, हाँ कि ना। नॉमिनेट, नामांकित करना है, तो वर्ब होती है। ग्रामर से भी निकाल सकते हो, मीनिंग से भी निकाल सकते हो। अच्छा, बेनवलेंस का मतलब होता है दूसरों के बारे में अच्छी इच्छा करना। हेल्दी बॉडी होने से दूसरों के बारे में अच्छी इच्छा होने लग जाती है। मैंने बहुत लोग देखे हैं बिल्कुल फिट होते हैं, लेकिन दूसरों से इतने जलते हैं पूछो मत, कोई लेना देना नहीं। हीलिंग, पहली बात तो हीलिंग, चलो तुम इसको मान लो जीर्ण भी मान लो, बाय चांस कोई बच्चा हो इसको कहते सर इसको जीर्ण मान लेता हूँ, है ना। तो भी तुम एक बात बताओ कि क्या एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से एक साइड पे जीर्ण और एक साइड पे नाउन हो सकता है क्या? जीर्ण भी नाउन होते हैं, लेकिन पैरेललिज्म नाम की भी तो एक चीज है, हाँ कि ना। और जीर्ण से पहले कब से द आर्टिकल आने लगा? जीर्ण से पहले कब से द आर्टिकल आने लगा? बोलो। तो ये तो गया, तो यानी इंटेलेक्ट एंड विजडम। सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, इस बैच में कंटिन्यू करूंगा, नया बैच आने वाला है। इस बैच की लास्ट क्लास में आना भाई, इस बैच की लास्ट क्लास में आना, जो कि होगी 29 को। 29 को आना, आपको नए बैच का आइडिया हो जाएगा। 29 को आइएगा। चलो बात समझ में आई। हेल्दी बॉडी जरूरी होती है डेवलपमेंट के लिए इंटेलेक्ट और विजडम, बुद्धिमत्ता और विजडम के लिए जरूरी होती है, ठीक है। हालांकि दोनों का मतलब ही बुद्धिमत्ता जैसा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में। आज ही इस पे बेस्ड मैंने वोकैब का एक सवाल कराया था फ्री वाली क्लास में। इंटेलेक्ट होना किसी के अंदर और विजडम होना, विजडम बेसिकली जरूरत होती है। विजडम का मतलब होता है बेसिकली सही गलत का डिसीजन का विजडम, सही गलत का जो निर्णय लेने का जो ज्ञान होता है ना, दैट इज नोन एज विजडम, ठीक है। इंटेलेक्ट होना, ये किसी नॉलेज, किसी सब्जेक्ट की जानकारी हो सकती है, किसी चीज पे डीप नॉलेज हो सकती है, लर्निंग हो सकती है। आइए जरा आगे, हर ह्यूमन बीइंग को एक्सरसाइज करनी चाहिए डैश करने के लिए गुड हेल्थ को। अब यहाँ पे इन्फिनेटिव बनेगा, हाँ क्या ना, इन्फिनेटिव बनेगा। लेजिस्लेट का मतलब तो कानून बनाना होता है, टू लेजिस्लेट गुड हेल्थ को लेजिस्लेट किया जाएगा क्या? रिक्लेम का मतलब होता है कोई चीज खो गई उसको वापस पाना है। एक बार तो बना लो अच्छी हेल्थ, रिक्लेम किया जाएगा गुड हेल्थ को। गुड हेल्थ को स्टार्ट करोगे, मेंटेन करोगे। गुड हेल्थ कोई एक्शन है क्या जिसको स्टार्ट करोगे कि हेल्थ मेंटेन करो अपनी? बी ऑप्शन। फिजिकल एक्सरसाइज डैश करती है फिजिकल फिटनेस को। दो नाउन है बीच में, ऑब्वियसली वर्ब आएगी तभी तो सेंटेंस बनेगा। V1 प्लस ING बिना हेल्पिंग वर्ब के तो आती नहीं, गया। अब ये वाली बात मैं आपको बताना चाह रहा था, आपको एंटेंगल का मतलब नहीं पता, एंसनियर का मतलब नहीं पता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे क्लास में, मतलब पता ही नहीं आपको, सिर्फ एक वर्ड का मतलब पता है, इंश्योर मतलब पक्का करना। तो फिजिकल एक्सरसाइज पक्का करती है फिजिकल फिटनेस को, यानी फिजिकल एक्सरसाइज करोगे तो फिजिकल फिटनेस आ जाएगी। तो बाकी वर्ड के मीनिंग अगर नहीं भी पता, तुम्हारे हिसाब से ग्रामर से भी ठीक बैठ रहा है, मीनिंग से भी ठीक बैठ रहा है, तो इसको आपको टिक करना है। क्लियर हुआ? एंटेंगल का मतलब होता है उलझा देना किसी चीज में, खास करके नेगेटिव चीज में। एंसनेयर का भी मतलब होता है किसी को ट्रिक से, धोखाधड़ी से किसी गलत चीज में फंसा देना। एनसीयू का मैं खुद ही भूल गया, देख के बताता हूँ। वैसे इसका फंसाना वसाना ऐसा कुछ मीनिंग था इसका भी शायद, नहीं भाई। टू हैपन आफ्टर एज अ रिजल्ट ऑफ अनदर इवेंट, आर्ग्यूमेंट एंस्यूड, टू हैपन आफ्टर और एज अ रिजल्ट ऑफ अनदर इवेंट।
कोई चीज जो चलती रहे, जो किसी चीज को फॉलो करे, जो चीज आगे होगी, ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइज फॉलो करेगी फिजिकल फिटनेस को, कि उल्टा है? फिजिकल फिटनेस फॉलो करेगी फिजिकल एक्सरसाइज को। थैंक यू यशांक भाई, थैंक यू। इट मेक्स ह्यूमन बींग्स मेंटली, फिजिकल एक्सरसाइज जो होती है ह्यूमन बींग्स को मेंटली डैश बनाती है। फिजिकल एक्सरसाइज करोगे मेंटली डिफेक्टिव हो जाओगे क्या? मेंटली और माइंडफुल साथ में। मेंटली अकिन मतलब नहीं भी पता तो छोड़ मत देना। मेंटली अलर्ट ठीक लग रहा है ना, मीनिंग ठीक निकल रहा है ना, तो टिक करना। अलर्ट अकिन का मतलब सिमिलर। क्या फिजिकल एक्सरसाइज करने से दो लोग मेंटली सिमिलर हो जाएंगे? नहीं, अलर्ट बनाती। फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी होती है फूड को प्रॉपरली डैश करने के लिए। गैस को इनहेल करते हैं, गैस को इनहेल करते हैं। डाइजेस्ट का मतलब, सॉरी, अपराइज का मतलब प्रीपोजिशन चैप्टर याद करो, किसी को किसी चीज के बारे में अवगत कराना। नहीं भैया। इस असेंट का मतलब क्या होता है? हाँ जी, इस असेंट का मतलब क्या होता है? एक ए, ये वाला असेंट है ना, दो तीन असेंट है ना, ये आपने पढ़े होंगे उसके अंदर, कंफ्यूजिंग वर्ड्स के अंदर। अरे देखें कि नहीं देखें? एक असेंट का मतलब चढ़ाई चढ़ना है, एक एक्सेंट होता है बोलने का तरीका, है ना, और एक असेंट का मतलब सहमति होता है। ये कौन सा वाला है? ये कौन सा वाला है बताओ? हाँ जी, उन्होंने अपनी असेंट दे दी, ये सहमति वाला है। ये जो है सहमति वाला, तीन असेंट है। एक तो असेंट मतलब असेंड से जो निकला है बेसिकली, ऊपर चढ़ाई, ठीक है। एक सहमति वाला होता है और एक एक्सेंट होता है, जैसे ना फॉरेन की वो ब्रिटिश एक्सेंट आ रही है उसकी बात में, वो वाला। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो फूड को भैया इससे भी कोई लेना देना नहीं है। फूड का लेना देना डाइजेशन से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टू डाइजेस्ट आ जाएगा। बोलने के बाद जब मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया तब तुम सोच रहोगे यार ये मैंने दूसरा ऑप्शन क्या सोच के मारा था, मतलब ये कुछ ज्यादा इजी नहीं था। अब ऐसी फीलिंग आ रही होगी, है ना, पता नहीं मैं क्या सोच रहा था। तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहेगा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहेगा। बच्चे में जनरली ऐसे ना, मतलब वादे वादे कम ही करता हूँ, लेकिन अगर वो आरसी वाला जो बैच है ना, फिलहाल अगर आपका स्कोर 3 नंबर है 10 में से, तो आपका स्कोर 7 से 8 नंबर हो जाएगा 10 में से उस बैच को लगाने के बाद, बशर्ते आप रीडिंग करते हो। 1-2 महीने अगर आपने रीडिंग कर रखी है, उसके बाद आप इस आरसी बैच को लगाएंगे तो आप यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे, ये बात है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसको करिए फिर से वही, पहले आप पूरा पढ़ लोगे, फिर सारे ऑप्शन दिखा दूंगा, फिर पोल चला दूंगा, फिर मैं डिस्कस करूंगा। करिए। चलो जी, एक एक करके ऑप्शन दिखा रहा हूँ, अपने दिमाग में करेक्ट आंसर सोचते चलिए।
हाँ भाई, सोच लिया? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए पोल चला रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, चलो जी, आ जाइए। बचपन एक ऐसा समय होता है, चाइल्डहुड एक ऐसा समय होता है जब डैश रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिंदगी को डिफिकल्ट बनाने के लिए, जब डैश रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिंदगी को मुश्किल बनाने के लिए। ये जिन्होंने ए लगाया था, एक काम करो, ये हाथ होता ना ऐसे, खींच के रैपट लगाओ अपने बढ़िया वाला, ऐसा जोर का रैपट होना चाहिए, मम्मी आए भागी भागी कि बेटा क्या हुआ क्या हुआ, क्योंकि हरकत तुम्हारी ऐसी है। बचपन वो समय होता है जब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। क्या करते थे बचपन में मुन्ना? घर वाले हैं, बेल्टों से पीट पीट के ऑफिस भेज देते होंगे तुझे, भीख मंगवाते थे क्या रोड पे? बताओ, कपड़े धुलवाते थे तुझसे, क्या कराते थे? कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई भाई तूने बचपन में? मैं नहीं लगा रहा, बताओ। मोर कंपैरिजन के लिए आता है, मोर देन वगैरह कुछ दिख रहा है? लिटल आता है अनकाउंटेबल के साथ, फ्यू आता है काउंटेबल के साथ। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्लूरल कर रखा है तो काउंटेबल मान रखा है तो फ्यू आएगा। बचपन एक ऐसा समय था जब ना के बराबर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी जिंदगी को डिफिकल्ट बनाने के लिए। इफ के साथ फ्यूचर टेंस नहीं आता। कुछ याद आ रहा है 10th चैप्टर में? फैक्ट बताया जा रहा है कि अगर एक बच्चे के अच्छे माँ बाप हो तो उसको खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, लाड़ पार किया जाता है।
हाँ क्या ना? हाँ जी। अब ये जो चाइल्ड के साथ हैव लगा रहे हैं, शर्म आ रही है बच्चे? थोड़ी मोटी है, थोड़ी मोटी शर्म आ रही है? चाइल्ड सिंगुलर है ना, तो हैव कैसे आ गया? बोलो, आ रही थोड़ी थोड़ी लज्जा? पास्ट में ले गए। अगर एक बच्चे के अच्छे माँ बाप थे, अगर एक बच्चे के अच्छे माँ बाप हैं, अगर एक बच्चे के अच्छे माँ बाप हों तो उसे खिलाया जाएगा, उसकी देखभाल करी जाएगी। अगर जिंदगी में कोई एक भी फ्रेजल वर्ब याद करी होगी तो सबसे पहली फ्रेजल वर्ब लुक आफ्टर याद करी होगी। लुक फॉर मतलब होता है ढूंढना, लुक एट टक टक की निगाह से देखना, लुक अप कोई बेसिकली वेबसाइट वगैरह पे कुछ देखते हो उसके लिए यूज होता है ना? तो यहाँ पे लुक आफ्टर, देखभाल करना। अनुभव 4 क्लासेस ऐड हो गई हैं बच्चे इस बैच में, 4 क्लासेस मैंने ऐड करा दिए, 29 को खत्म होगा ये बैच। वट एवर ही मे डू, चाहे वो कुछ भी करे, अगर एक बच्चे के अच्छे माँ बाप है ना तो उसको खिलाया जाएगा, देखभाल करी जाएगी, प्यार किया जाएगा, चाहे वो कुछ भी करे। ये बात इम्प्रोबेबल है, ऐसी बिल्कुल ना के बराबर पॉसिबिलिटी है कि दोबारा कभी जिंदगी में उसको इतना कुछ दिया जाएगा बदले में बिना कुछ किए। अब ये आपके देखो इसने ले लिए मजे, ही, विल मॉडल, फिर एवर एडवर्ब, अगेन एडवर्ब, इन प्रीपोजिशन, लाइफ इसका ऑब्जेक्ट। देखो विल यहाँ अकेला छोड़ दिया, विल के बाद अभी वर्ब आई नहीं है, बस थोड़ा दूर लिख दिया, आपको दिखा नहीं। विल के बाद बेस फॉर्म आएगी, इनमें से कोई नहीं है बेस फॉर्म, केवल बी बेस फॉर्म है। विल बी गिवन, पहली बात तो पैसिव आएगा, उसे दिया जाएगा इतना कुछ, ये बात इम्प्रोबेबल है कि उसे दिया जाए जिंदगी में इतना कुछ बिना बदले में कुछ किए। बचपन में मिलता है जो प्यार मिलता है, लाइफ में दोबारा इतना कुछ दोबारा नहीं मिलेगा बदले में बिना कुछ किए। तो यहाँ पे ये जो ही है, ये जो बच्चा है, इसको कुछ दिया जा रहा है तो पैसिव लगेगा, तो बी की फॉर्म प्लस वी चाहिए, तो रेस से बाहर हो गया। अब ये तीनों बी की फॉर्म है, लेकिन मॉडल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म लगती है, इसलिए बी गिवन। बदले में, इन रिटर्न, मुझे क्या मिलेगा बदले में, व्हाट विल आई गेट इन रिटर्न, बहुत आसान था ये तो, बदले में। इन एडिशन, इसके अलावा जिंदगी हमेशा छोटी छोटी चीजें बच्चे के लिए डैश कर रही होती है। कभी वो पहली बार बर्फ देखता है, कभी वो ठंडी चीज को, गर्म चीज को हाथ लगा देता है, नींबू चाटेगा पहली बार, अलग ही आनंद आएगा, है ना? तो डोनेशन देना, दान दक्षिणा कर रही होती है जिंदगी। ग्रांट ऑफिशियल वर्ड है, कोई परमिशन ग्रांट कर दी, है ना? अच्छा, दर्शा रही होती है कि प्रेजेंट कर रही होती है, हर चीज देखने की होती है, डिस्प्ले आता है देखने के लिए। क्या जिंदगी में जो जो नई चीजें बचपन में देखने को मिलती, नई चीजें जो होती हैं, क्या वो सिर्फ देखने की है, कुछ महसूस करने की भी होती है? बरसात जब होगी खुशबू सी आएगी अलग सी, है, ठंड ठंडे बर्फ को हाथ लगाओगे, गोला खा के मजे आएंगे। प्रेजेंट कर रही, डिस्प्लेइंग गलत नहीं है लेकिन प्रेजेंटिंग बेटर है। एक बच्चे को डैश आता है बरसात या स्नो में खेल के, कुछ लोग इसमें लगा रहे थे पेन होता है बच्चे को बरसात में खेल के, कुछ कहते प्रेशर आ जाता है उस पर, है। बच्चे को बरसात में खेल के, फाइंड्स का मतलब यहाँ पे ढूंढना नहीं है, फाइंड मतलब महसूस होना, आई फाइंड प्लेजर इन दिस, मुझे इसमें मजा आता है। बरसात में खेल रहे हो, उसमें पेन हो रहा है, प्लेजर हो रहा है, नहीं प्रोग्रेस हो जाएगी। बरसात में खेलते अगले दिन कलेक्टर लगा देंगे, उसको आते हैं स्वाद। बरसात में खेल के मिलेगा प्लेजर। उसकी जो पहली विजिट थी ना, उसकी जो पहली विजिट थी समुद्र तट की, वो बड़ी मार्वलस होगी। उसकी जो पहली विजिट होगी ना, वो बड़ी मार्वलस होगी, पहली बार जब वो सी साइड जाएगा। विजिट जब वर्ब होती है तो ट्रांजिटिव होती है, आई विजिटेड दिल्ली, आई विजिटेड बॉम्बे, कोई प्रीपोजिशन। अब अगर वहां पे आप उसको नाउन बना लो, अब अगर आप वहां पे नाउन बना लो, ठीक है, सर लेट एडमिशन लिया था, पीछे हूँ अभी, आज आया हूँ लाइव देखने, क्योंकि आज आपकी लास्ट क्लास शो हो रही थी। नहीं अनुभव, इसमें 3 क्लासेस मैंने और 4 क्लासेस और ऐड करा दी, 29 को होगा, एक बार दोबारा चेक करो, अब दिखाने लग गया होगा। मेरे पास तो दिखा रहा है। हाँ जी, तो विजिट टू सी साइड, क्या बोलोगे, माई विजिट ऑन दिल्ली की माई विजिट टू दिल्ली? नाउन होगा तो वहां पे टू आएगा। विजिट जब नाउन होता है तो टू आता है, वर्ब होती है तो कोई प्रीपोजिशन नहीं। लेकिन बच्चे की जिंदगी के अपने दुख भी हैं भाई, वो आजाद नहीं होता जो मन करे वो करने के लिए, उसको हमेशा बताया जा रहा होता है ये मत कर, नॉट। तुम्हें लगता है फॉरबिड में तो नॉट अंडरस्टूड होता है? फॉरबिड समबडी नॉट टू डू समथिंग बोलोगे, फॉरबिड समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग। फॉरबिड में, रेस्ट्रिक्ट में तो नॉट अंडरस्टूड होता है भाई। इनका तो मतलब ही होता है किसी को कोई काम करने से रोकना, तो इसमें नॉट लिखा हुआ है तो ये दो तो आ ही नहीं सकते। उसको ऑर्डर किया जा रहा होता है कि उसको बताया जा रहा होता है भी ये कर ये ना कर। हाँ जी, एक आपने फ्रेज सुना होगा, आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, मुझे पसंद नहीं कि मुझे बताए मैं क्या करूं। आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, ये फ्रेज है, मुझे पसंद नहीं कि कोई मुझे बताए कि मैं क्या करूं।
और इतना छोटा बच्चा यार, खिला रहे पिला रहे, इसको क्या ऑर्डर करोगे? कह ही सकते हो इसको कि भैया ये मत करो वो मत करो, या फिर इसे डैश किया जा रहा होता है, पेनल्टी लगा दोगे इस पर, पेनलाइज, ये मतलब पैसे की पेनल्टी लगाते हैं ना, उसके लिए वर्ड यूज होता है जनरली। मतलब उसने बेचारे ने दूध का गिलास खिंडा दिया, निकाल 22 रुपये, आधा लीटर दूध है, उसको डिस्टर्ब कर रहे होते, हाँ ये तो आइंस्टाइन है ना, इसको डिस्टर्ब कर दिया बड़े नवाब को। काफी बच्चों ने भावनाओं में बहकर यहाँ पर बीटन लगाया है, बच्चे अपने इधर कूट देते हैं, ठीक है, लेकिन जनरली आप पनिश लगा लो, ठीक है। हाँ बात आपकी ठीक है, होते हैं कई ढीठ बच्चे कुट के ही सोते हैं, जो ट्रेन ब्रेन में अक्सर है ही मचाए रखते हैं, जब तक कूटे नहीं जाते नींद नहीं आती उनको, लेकिन उसे अक्सर पनिश किया जा रहा लिख लो, मतलब बात बात पे कूटो मत बेचारे को, छोटे बच्चे को। चलिए जी नेक्स्ट पर आ जाइए। थीम समझ लिया, किस चीज के बारे में बात हो रही है, क्या बात हो रही है, समझ में आया? हाँ जी। चलो अब एक एक करके ऑप्शन देख लो, ठीक है, फिर पोल चलाऊंगा, देखो ऑप्शंस। ये ना 4 नंबर में क्या आएगा, ये पूरी लाइन पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा, पूरी लाइन इकट्ठी अटैच होगी, दोनों ऑप्शन दिखेंगे तभी समझ में आएगा, तो मैं चार पांच आपको 2-3 बार दिखाता हूँ, ठीक है। और एक छोटी सी चीज यार, ये आयुष से याद आया मुझे, जो वो पैरा जंबल्स वाली वीडियो है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर सी होगा बच्चे, उस टाइम मैंने उसको ज्यादा गौर से देखा नहीं, उसके बाद दोबारा देखा तो 30 का सी होगा, सी, ठीक है, मैंने कमेंट में पिन भी कर दिया है।
सब तुम्हारी मेहनत है प्रतीक। चलो जी करें शुरू। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10। चलो जी आ जाओ। बिना पानी के डैश एनिमल रह सकते हैं। हर एनिमल रह लेता है कोई भी एनिमल रह लेता है। डेजर्ट एनिमल बिना पानी के रहते हैं क्या? कम पानी से काम चलाते हैं बेचारे, लेकिन बिना पानी के तो कोई नहीं रह पाएगा। बिना पानी के तो कोई नहीं रह पाएगा। अरे हाँ के ना? डेजर्ट रीजन में सबसे बड़ा डैश होता है सूख जाना। सबसे बड़ा क्या होता है? ये सुना, थ्रेट टू लाइफ। थ्रेट टू लाइफ, ये फ्रेज नहीं सुना आपने? जिंदगी के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है सूख जाना, ड्राई अप हो जाना। वरी के साथ अबाउट आता है रिक्वायरमेंट फॉर या रिक्वायरमेंट ऑफ, है
वार्निंग अबाउट वगैरह लगाते हैं इसके साथ, वार्निंग ऑफ समथिंग, वार्निंग अबाउट समथिंग, थ्रेट के साथ टू आता है। लेकिन बहुत सारे क्रिएचर्स हैं जो इस्तेमाल कर लेते हैं, वो जो थोड़ा मोटा पानी इन सूखे इलाकों में एग्जिस्ट करता है उसी से काम चला लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको याद हो, कुछ याद है, द फ्यू, द लिटल, द ओनली के साथ दैट रिलेटिव प्रोनाउन, कुछ याद आया? यहाँ पे भी बता रहा है ऐसे जो जानवर है ना, जो डेजर्ट की लाइफ के साथ, डेजर्ट की लाइफ को झेल सकते हैं, उनमें से एक है ये कैमल। ठीक है, उनमें से एक है ये हार्डी कैमल्स। ये कहना चाह रहा है, देखो नेचर के जो मास्टरपीस है, नेचर के जो मास्टरपीस है इन क्रिएचर्स में से, ये जो ऐसे क्रिएचर्स है ना जो झेल लेते हैं डेजर्ट लाइफ को, इन नेचर के मास्टरपीसेस में से एक है ये कैमल। ये ऐसा कहना चाह रहा है, वन ऑफ द नेचर मास्टरपीसेस, नेचर के मास्टरपीसेस में से एक। कौन से मास्टरपीसेस? ये जो क्रिएचर्स हैं ये वाले मास्टरपीसेस, हाँ के ना? तो एक से ज्यादा है, अमंग। ये जो वन ऑफ द नेचर्स मास्टरपीसेस अमंग द क्रिएचर्स, ये जो क्रिएचर्स है ना इनमें से नेचर के मास्टरपीसेस में से एक है ये कहना चाह रहा है। कुछ आ रही बात समझ में? अच्छा, कोप विद फ्रेजल वर्ब कितने लोगों ने पढ़ रखी? किन्होंने कोप विद फ्रेजल वर्ब से लगाया था? सिर्फ कोप विद फ्रेजल वर्ब बनेगी। कोप विद का मतलब होता है किसी चीज को बर्दाश्त करना, हाँ के ना? अब आपको सुनने बोलने में हो सकता है कि लिव विद डेजर्ट लाइफ, डेजर्ट लाइफ के साथ रहना, बियर किस चीज को बर्दाश्त करना, आई कांट बियर दिस पेन, मैं इस पेन को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो यहाँ पे तो विद वगैरह नहीं आना चाहिए था। रेजिस्ट अपने आप में ट्रांजिटिव होती है, कोप के साथ विद आएगा। कुछ आ रही बात समझ में? वो है हार्डी कैमल। स्टोरीज फैली हुई हैं दूर दूर तक। एंडोरेंस वीक, एंडोरेंस का मतलब क्या होता है? जब आप कोई रनिंग वगैरह करते हो, कोई एक्सरसाइज करते हो तो आप थक जाते हो, है ना, दर्द सा होने लगता है, वो कहलाती है फटीग। फटीग जितनी देर में होगी उतनी आपकी एंडोरेंस ज्यादा है। कोई 1 किलोमीटर भाग के थकेगा, उसकी एंडोरेंस मान लो ये है, कोई 5 किलोमीटर भाग के थक रहा है तो उसकी एंडोरेंस ज्यादा हो गई। फटीग कम, थकना कम, यानी एंडोरेंस ज्यादा। ठीक है, यानी बहुत लंबे समय तक लगातार किसी काम को करने की क्षमता इस एंडोरेंस। तो दूर दूर तक कहानियां फैली हुई हैं एंडोरेंस फीट, एंडोरेंस के कीर्तिमान जो कैमल ने स्थापित किए उनके। कैसे कीर्तिमान है वो? बर्दाश्त करने लायक है, टॉलरेबल है, कोई लेना देना नहीं, ना के बराबर है, मशहूर है कि रिमार्केबल, मतलब हटके एकदम। रिमार्केबल है मतलब दुनिया से हटके हैं, मार्क करने लायक है, रिमार्केबल। ऐसा कहा जाता है कि कैमल जो है 800 माइल का डिस्टेंस 8 दिनों में कवर कर देता है। क्या करेगा? 800 माइल के डिस्टेंस को कम कर देता है। मतलब पहले 800 माइल था डिस्टेंस, कैमल को चला दो, अगली बार जाओगे तो 700 ही रह जाएगा। ऐसा है क्या? नाप देगा, इंच टेप लगा के चलते हो कैमल के साथ, डेस्टिनेशन को रीच किया जाता है, डिस्टेंस को कवर किया जाता है। डेस्टिनेशन को रीच किया जाता है, डिस्टेंस को कवर किया जाता है। कैसे चलता है कैमल, बताना? कैसा ट्रेवल करेगा कैमल? रैपिड ट्रेवल करेगा, है कैमल है, रॉकेट थोड़ी बना दोगे। स्लो ट्रेवल करेगा, बेइज्जती भी नहीं करनी यार, ऐसे नहीं करना। रेगुलर और कॉन्टिन्यूस में क्या फर्क होता है? मैं रेगुलर पढ़ाई करता हूँ, हर रोज चाहे 2 घंटे पढ़ो वो भी रेगुलर हो सकता है ना? हर रोज 2 घंटे पढ़ते हो, हर रोज 5 मिनट पढ़ते हो, वो भी रेगुलर है, वो भी रेगुलर है। लेकिन कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है लगातार। तो 800 माइल तो छिपकली भी चल देगी, 800 माइल तो छिपकली भी चल देगी, दिक्कत क्या है? बस लगातार नहीं चल सकती। रोज की 2-2 मिनट करके, रोज की 2-2 मिनट करके 800 माइल तो छिपकली भी चल देगी। मेन बात यह है कि कॉन्टिन्यूस ट्रेवल, बिना एक बूंद पानी पिए। एक ये जो पॉपुलर डैश है, एक ये जो पॉपुलर डैश है कि ऊंट जो है वो अपने कुब में पानी स्टोर कर लेता है, पॉपुलर ट्रस्ट है, भरोसा है किसी पे। ये नोशन, कंसेप्शन, बिलीफ, तीनों का मतलब होता है किस चीज पर यकीन। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि गो विद द कॉमनली यूज्ड वर्ड, तीनों का मतलब आप डिक्शनरी में टाइप करना, तीनों का मतलब सिनोनिम टाइप आएगा। जो पॉपुलर बिलीफ है, जो पॉपुलर मान्यता है कि ये पानी अपने कुब में स्टोर करता है, ये एक तरीके से डैश है। अब यहाँ पे क्या आएगा ये डिपेंड करेगा, आगे देखो क्या लिखा है। वाटर इज इंडीड स्टोर, वाटर सही में स्टोर होता है। आई इंडीड डिड दैट, मैंने सही में किया था वो। इंडीड स्टोर से पता चल रहा है कि हाँ स्टोर होता है, तो मान्यता एक तरीके से सच हुई ना। फैट की फॉर्म में होता है वो बात अलग है, लेकिन सही में स्टोर होता है तो मान्यता सच हुई। यहाँ पे आएगा करेक्ट। क्लियर हुआ? चलो 3-4 मिनट का ब्रेक लो, फिर लौट के आके पैसेज वाला पोर्शन देखेंगे। 3-4 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। मिस्टर सरोज, क्या आप इस बैच को पहली क्लास के पहले सेंटेंस से देख रहे हैं?
मिस्टर सरोज, क्या आप इस क्लास को पहली क्लास के पहले सेंटेंस से देख रहे हैं? नो सर जी। तो पहली क्लास के पहले सेंटेंस से देखिए। पहली 7-8 क्लासेस में आपको एक डाउट के लिए एक नंबर मिलेगा, ये सब चीजें वहां पूछने की होती है, पर्सनल डाउट्स वहां पे। चलो जी, 3-4 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर मिलते हैं। नितिश, 5 तारीख तक का वेट करिए, 5 मई तक का वेट करिए। थैंक यू मीनाक्षी जी, थैंक यू। चलिए, आ जाओ। अब देखते हैं थोड़ा पैसेज को। ठीक है सर, आपने इस कोर्स में मॉडल नहीं पढ़ाया, सब कुछ पढ़ाया बच्चे, थोड़ा टाइटल आगे पीछे हो सकते हैं, पहली क्लास के पहले सेंटेंस से आ रहे हो तो सब कुछ पढ़ा है। टाइटल इस बैच में थोड़े आगे पीछे हैं। पैसेज करते समय आपको ध्यान क्या रखना है कि पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। क्वेश्चन क्यों पढ़ने हैं पहले? क्योंकि बिना क्वेश्चन पढ़े पूरा पैसेज पढ़ने लगोगे तो आपके लिए तो हर इन्फॉर्मेशन की वैल्यू सेम है। आपको क्या पता कौन सी इन्फॉर्मेशन पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप सबको सेम इंटेंसिटी से पढ़ोगे, आपका दिमाग चीजों को याद करने की कोशिश करेगा जितना हो सके, टाइम भी डबल लगेगा, कोई फायदा भी नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लूँ तो मुझे पता है कि मुझे कौन सी लाइन पर रुकना है, मैं उस लाइन को 2 बार पढ़ूंगा, बाकी को जल्दी जल्दी टपाऊंगा, टाइम भी बचेगा, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। क्वेश्चन पढ़िए। मैरी के पिताजी क्या डिमांड करते थे, मतलब कैसे डिमांड्स रखते थे? मैरी जो है वो अपने पिताजी के डिमांड्स को डैश करती थी। ऑप्शन भी देख लीजिए, गो थ्रू हो जाइए एक बार ऑप्शन से। मैरी के पिताजी ने वो जो पैसा उससे लिया था, मैरी से जो लिया था, उस पैसे का क्या किया? डिप्रेशन। ये वो डिप्रेशन मेंटल डिप्रेशन वाला नहीं है, बहुत बड़ा एक रिसेशन आया था, उसको भी डिप्रेशन कहते हैं, उसकी बात हो रही है। रिसेशन के दौरान मैरी ने स्टॉक मार्केट में अपना डैश पैसा गंवा दिया। ऑप्शन देख लीजिए। भगवान कभी कभार, एट टाइम्स का मतलब था समटाइम्स, भगवान कभी कभार हमसे बड़ी मुश्किल डिमांड करता है। भगवान कभी कभार हमसे बड़ी मुश्किल डिमांड करता है ताकि ताकि वो डैश कर सके जब हमने बिल्कुल उम्मीद ना करी हो। क्या कर सके? भगवान हमसे बड़ी मुश्किल डिमांड कर सकता है ताकि वो डैश कर सके जब हमने बिल्कुल उम्मीद ना करी हो। फिर डिप्रेशन के दौरान मैरी ने अपना कितना पैसा गंवा दिया? उसके पिताजी ने जो पैसा मैरी से लिया था उसका क्या किया? मैरी अपने पिताजी की डिमांड को डैश करती थी। मैरी के पिताजी मतलब कैसे डिमांड करते थे, कितनी डिमांड करते थे? शुरू हो जाइए।
और चाहे आपके पास 1699 वाला सब्सक्रिप्शन हो, चाहे आपके पास प्लस सब्सक्रिप्शन हो, आप मेंस की प्रैक्टिस का बैच भी एक्सेस कर सकते हैं। एक मेंस का प्रैक्टिस का बैच एक्सेस मतलब डलवा रखा है मैंने 1699 वाला तुम्हारे लिए भी। उसमें आपको जैसे अपना क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस के लिए तो बैच है ही, मेंस के भी जैसे वो सेट आते हैं ना 45 क्वेश्चन के, जिसके अंदर 3 पैसेज आते हैं, वो भी एक बैच डलवा रखा है। प्लस वाले जो है तुम्हारे पास तो वैसे 2 बैच होंगे, 2 या 3 बैच होंगे, एक बैच इसमें भी है, ठीक है। इसलिए बता रहा हूँ काफी बच्चों को आएगा सर पैसेज की प्रैक्टिस और कहाँ से करेंगे, आप तो 2-3 करा के थ्योरी बता दी आपने, तो बाकी प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, तो वो वाले लगा लेना। कम से कम 20, 25, 30 पैसेज आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे। एक क्लास में 3 पैसेज है। स्निग्धा कौन सा सब्सक्रिप्शन है बच्चे आपके पास, कौन सा सब्सक्रिप्शन है आपके पास? तो 1699 वाले में जहाँ पे वो कैब के बैच दिखते हैं, जहाँ सारे बैच दिखते हैं, वहाँ लिखा नहीं आ रहा मेंस प्रैक्टिस बैच? टोटल 11 बैचेस दिखते हैं ना आपको, जहाँ वो कैब दिखता है, जहाँ बाकी दिखते हैं, वहाँ मेंस प्रैक्टिस नहीं लिखा रहा, वही बैच की तो बात कर रहा हूँ मैं। लास्ट 30 सेकेंड्स। चलो जी शुरू हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये जो बी वाले हैं बच्चे, तुम सो जाओ, तुम्हें नींद आ रही बहुत, तुम्हें बहुत नींद आ रही, तुम सो जाओ, ठीक है। अपना फोन पे जानू सोना मोना कर लो, उसमें टाइम पास करो। ये ए और बी वाले, यहाँ मेरे बैच में टाइम पास मत करो बच्चे, तुम सो जाओ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन क्लोज है इसलिए दोबारा स्लाइड दिखा रहा हूँ, ऑप्शन देख लो, स्लाइड दोबारा दिखा रहा हूँ। देखो ऑप्शन ध्यान से, थोड़ा आंखें खोल के, किसमें क्या लिखा हुआ है। अपना दिमाग नहीं चलाना है, जो पैसेज में लिखा हो वही टिक करना है। चलो अब इधर देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, आ जाइए। मैरी गार्डन जो कि एक बड़ी मशहूर ओपेरा सिंगर थी, उसने खूब पैसा कमाया अपने करियर के दौरान, लेकिन वो हमेशा परेशान रहती थी अपने पिताजी की डिमांड से, और वो भी हमेशा बड़े सम, बहुत बड़े सम मांगते थे उसके पिताजी। मिस गार्डन जो थी वो हमेशा पूछती थी कि, कंप्लेन करती थी हमेशा कि उसकी जो रिक्वेस्ट है वो अनरीजनेबल है, इतने पैसे करेंगे क्या। इसके लिए स्टॉक रिप्लाई, इसके लिए फिक्स रिप्लाई होता था उसके पिताजी का कि उसको ये पैसे चाहिए खास प्रोजेक्ट के लिए, और अपने पापा को थोड़ी मना करेगी वो, क्या करेगी, ये रिप्लाई देते थे उसके पिताजी हमेशा। ड्यूरिंग ड्यूरिंग डिप्रेशन, ये डिप्रेशन यानी जो बड़ी अपनी बहुत बड़ी रिसेशन आई उसमें
और बाकियों की तरह इसने भी अपना स्टॉक मार्केट में पैसा कमा दिया। इसके कुछ ही समय बाद इसके पिताजी का देहांत हो गया और उसको बड़ा सरप्राइज मिला ये जानकर कि जब उसे पता चला कि उसके नाम पे बहुत बड़ा बैंक अकाउंट छोड़ के गए उसके पिताजी। उन्होंने एक एक सेंट जो उस लड़की से अपनी लड़की से इन्होंने लिया था उसका एक एक पाई इन्होंने सेव कर रखी थी। भगवान जो है कई बार हमें बड़ा हार्श लगता है, बड़ा ऐसा लगता है कि इतना हार्ड कैसे हो सकता है, लेकिन वो सारे समय वो हमारी मदद कर रहा होता है एक एटर्नल बैंक अकाउंट सेव करने में स्वर्ग में, जो कि चीज़ों को हमारे फेवर में कर सकता है जब हमने बिल्कुल एक्सेप्ट ना किया हो। ये जो परेशानियां होती हैं वो अक्सर भगवान का तरीका होते हैं हमें बेटर चीज़ों के लिए तैयार करने के लिए। तो एमएस गार्डन के पिताजी कितने पैसे मांगते थे? बहुत ज़्यादा पैसे मांगते थे। मैरी जो थी ये मना करना चाहती थी, मतलब परेशान थी, मना नहीं करना चाहती थी। मना कर दिया इसने, शुरुआत में मना किया, मतलब अटेंशन देने से मना कर नहीं पाई, हमेशा दे देती थी पैसे। इसके पापा की जो डिमांड थी उनसे ये कभी अटेंशन देने से मना नहीं कर पाई। चाहती थी वो बात और है ना, चाहती होगी मन ही मन वो बात और है, बेसिकली चाहती भी नहीं थी, उसको कंप्लेन करती थी कि पापा थोड़े अनरीजनेबल पैसे मांग रहे, लेकिन हर बार उसने दिए, हर बार उसने पैसे दिए। मैरी के पिताजी ने पैसों क्या किया? जुआ खेल दिया, खराब कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए कि सेव कर लिए। बैंक में जो पैसा डालते हो बच्चे वो सेव करते हो आप। इन्वेस्टमेंट होता कोई शेयर मार्केट में लगाते, कोई प्रॉपर्टी खरीदते, वो कहलाती है इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे सेव वर्ब आएगा। डिप्रेशन के दौरान कितना पैसा गवा दिया? थोड़ा गवा दिया, ज्यादा गवा दिया, सीधा सीधा लिखा अपना पैसा गवा दिया। कितना था वो हमें नहीं पता, थोड़ा ज्यादा क्या लिखा है, लॉस्ट हर मनी, यहाँ पे भी लॉस्ट हर मनी। तो भगवान हमसे मुश्किल डिमांड्स क्यों करता है? ताकि वो चीजों को हमारे फेवर में कर सके जब हमने बिल्कुल एक्सपेक्ट ना किया हो। नेक्स्ट भाई, नरेटर ने अपनी माँ के खिलाफ मन में कोई ग्रज क्यों नहीं रखा? ये जो नरेटर है कोई लड़की है जो इस ऑथर है बेसिकली इस पैसेज की, उसने अपनी माँ के खिलाफ मन में कोई ग्रज क्यों नहीं रखा? ऑप्शन पढ़ लीजिए। ग्रज मतलब द्वेष। नरेटर ने अपनी माँ के लिए मन में कोई द्वेष क्यों नहीं रखा? नरेटर की माँ जैसी पहले थी वापस वैसी ही हो गई क्यों? नरेटर की माँ जैसी पहले थी वापस वैसे ही हो गई क्यों? नरेटर की जो माँ थी वो उसके रिजल्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करती थी। उसके नरेटर के जो रिजल्ट्स थे स्कूल वगैरह के, उसको अप्रिशिएट नहीं करती थी। क्यों? नरेटर के जो पिताजी थे वो उसकी माँ से अलग थे। कैसे? नरेटर की जो मदर थी वो अपना प्यार एक्सप्रेस क्यों नहीं करती थी, मतलब अपने प्यार को लेकर एक्सप्रेसिव क्यों नहीं थी वो? नरेटर की माँ अपने प्यार को लेकर एक्सप्रेसिव क्यों नहीं थी? नरेटर के पिताजी उसकी माँ से डिफरेंट कैसे थे? नरेटर की माँ उसके रिजल्ट्स की तारीफ क्यों नहीं करती थी? नरेटर की माँ जैसी पहले थी वापस वैसे क्यों हो गई? नरेटर ने अपनी माँ के खिलाफ मन में कोई द्वेष क्यों नहीं रखा? शुरू हो जाइए।
हाँ जी, हो गया लास्ट 30 सेकेंड्स। चलो जी, शुरू हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आइए। मेरी माँ जो है वो पली बड़ी थी। थैंक यू शिक्षा जी, थैंक यू। मेरी माँ जो है वो ट्रेडिशनल चाइनीज फैमिली। अब ट्रेडिशनल के दो मतलब होते हैं, एक तो ट्रेडिशन जो ट्रेडिशन से रिलेटेड पॉजिटिव, और एक ट्रेडिशनल का मतलब रूढ़िवादी भी होता है। ट्रेडिशनल नेगेटिव वर्ड भी होता है, रूढ़िवादी भी होता है, यहाँ नेगेटिव सेंस में लिया गया। मेरी माँ पली बड़ी थी एक रूढ़िवादी चाइनीज फैमिली में, जहाँ पे ओपन एक्सप्रेशन ऑफ लव को कभी एनकरेज नहीं किया गया। जब उसको मैं और मेरे 3 भाई बहन हुए तो उन्होंने हम सबको सेम हार्ड हैंड से, मतलब सेम वही डांट फटकार से, डिसिप्लिन से ट्रीट किया। ऐसा नहीं था कि वो कोई स्लेव ड्राइवर थी। स्लेव ड्राइवर मतलब जिसको लोगों को झड़क के, लोगों से काम करा के कोई मजा आता हो, ऐसा नहीं था। वो कोई स्लेव ड्राइवर थी, लेकिन बस मतलब उसने कभी ओपनली अपनी अफेक्शन को शो ही नहीं किया, बल्कि वो कोई इंस्टेड इसकी बजाय वो कोई और प्रैक्टिकल तरीकों से अपनी केयर को शो करती थी। जो तुम्हें खाने में पसंद होगा वो बना दिया होगा, तबीयत तबीयत खराब हो तो पट्टी रख दी, सारी रात जगती रही, ऐसे दिखाती हूँ। मेरे पेरेंट्स जो है वो इमोशनली इससे ज़्यादा डिफरेंट नहीं हो सकते थे। कैसे? मेरे पिताजी बड़े ओपन हार्टेड पर्सन थे, कॉन्स्टेंटली हमारे ऊपर शावर करते रहते थे, मतलब बौछार करते रहते थे, हग्स की, केसेस की, चाहे कोई भी ओकेजन हो। पिताजी के बहुत धक्का करने के बाद माँ ने भी कोशिश करी चेंज होने की, लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करने में, अपनी इमोशन को एक्सप्रेस करने में कंफर्टेबल फील नहीं करती थी। इवेंचुअली वापस वैसी ही हो गई। मेरे पेरेंट्स में जो डिफरेंस था वो इससे ज़्यादा क्लियर नहीं हो सकता था। स्टाकर इससे ज़्यादा क्लियर नहीं होता था। कब? जब मैं अपने रिजल्ट, अच्छे रिजल्ट्स आते थे, जब मेरे गुड टेस्ट रिजल्ट आते थे, रिजल्ट अच्छे हैं, सही में अच्छे हैं, पिताजी तो भैया जंप करेंगे खुशी से, अफेक्शनेट वर्ड्स बोलेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन ये वो। और मेरी माँ कहेगी हाँ ठीक है गुड गुड, एक टेंस सी स्माइल लाके अपने मुंह पे, अजीब सी मतलब चिंता सी स्माइल अजीब सी लाके, और कहेंगे हाँ हाँ ठीक है अगली बार और अच्छा करना। तो मैंने कोशिश करी कि माँ के खिलाफ मन में कोई ग्रज ना रखूं इतना रिजर्व रहने के लिए,
क्योंकि फिर मैंने मतलब आई रीजन, मैंने जो लॉजिकली सोचा कि मतलब वो थी ऐसी, बस उसका तरीका ही ऐसा था, इट वॉज जस्ट हर वे, ये सोच के मैंने अपने मन को समझा लिया। तो नरेटर ने अपनी माँ के खिलाफ मन में कोई ग्रज क्यों नहीं रखा? पिताजी के लव से सेटिस्फाइड थी, उसकी माँ प्यार करने के लायक ही नहीं थी, उसकी माँ सबसे ही गुस्सा रहती थी, ये है। क्लियर है? संस्कार, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नरेटर की माँ जो है वो वापस वैसी ही कैसे हुई? ये मुझे लगता है काफी बच्चे आज इसलिए आ रहे हैं, इनको लग रहा होगा लास्ट क्लास है आज, है ना? मैंने इसमें 4 क्लासेस और ऐड करा दी यार, मैंने इसमें 4 क्लासेस और ऐड करा दी, लेकिन फिर भी जो आपने तारीफ करी उसके लिए भाई दिल से शुक्रिया। लास्ट क्लास इस बैच की 29 को होगी, 29 को। नरेटर की माँ वापस वैसी ही कैसे हो गई? क्यों हो गई? मतलब जैसी पहले थी? क्योंकि वो उसके हस्बैंड चाहते थे वापस वैसी हो जाए ना, अपने बच्चों से नाराज थी ना, हस्बैंड से लड़ाई होगी ना, वो कंफर्टेबल फील नहीं करती थी अपनी इमोशन को एक्सप्रेस करने में। तो नरेटर की जो माँ थी उसके रिजल्ट को मतलब तारीफ क्यों नहीं करती थी? रिजल्ट ही अच्छा नहीं था? नहीं, रिजल्ट तो अच्छा था। अच्छा, और अच्छे हो सकते थे नंबर, वो तो देखो हमेशा ही हो सकते हैं, फिर तो खुश होना ही नहीं चाहिए। मतलब 98 आए तो फिर 99 हो सकते हैं, मतलब 100 नंबर वाले खुश रहे, बाकी तो रहे ना, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ तारीफ ना करने का, है ना? वो बड़ी टेंस थी? नहीं, वो एक्सप्रेसिव नहीं थी, मतलब वो मैं थोड़ा कह के जो हाँ ठीक है ठीक है कह के छोड़ देती थी। कोई बात नहीं बच्चे, डिस्टर्ब नहीं किया आपने, थैंक यू। ठीक है, आप सब जो भी मैसेज करने आए आज स्पेशली, थैंक यू सो मच। हाउ इज नरेटर डैड? नरेटर के जो डैड थे वो अपनी माँ, उसकी माँ से डिफरेंट कैसे थे? क्योंकि वो काले थे। वाह! क्योंकि वो अपने बच्चों से नफरत करते थे, परसुएसिव थे, वो अपनी फीलिंग्स को, इमोशन को ओपनली एक्सप्रेस करते थे। बी ऑप्शन। ये बहुत बच्चों का गलत हुआ ना। नरेटर की माँ जो है, नरेटर की माँ जो है वो अपने प्यार को एक्सप्रेस क्यों नहीं करती थी? क्योंकि वो चाइनीज ओरिजिन की थी और उसके पापा इंग्लैंड के थे, है ना? माँ उसकी चाइनीज थी, पापा उसके इंग्लैंड के थे। ऐसा था क्या? अरे भाई, चाइनीज ओरिजिन का होना और प्यार एक्सप्रेस ना करने का क्या लेना देना है? रूढ़ीवादी चाइनीज फैमिली, शी बिलोंग टू अ ट्रेडिशनल चाइनीज फैमिली, ऐसा कुछ होता तो भी सोचते। सिर्फ चाइनीज होना ये तो कोई लॉजिक नहीं बना, उसके पापा भी तो चाइनीज ही रहे होंगे, हाँ कि ना? इट वॉज नॉट हर नेचर, बस वो नेचर ही नहीं था उसका, उसका जो है नेचर में नहीं था ये चीज। बोलो जी, क्लियर हुआ? हाँ जी। एक पैसेज और बचा, कोई नहीं है, फिर कभी कर लेंगे। एक पैसेज और बचा है, फिर कभी कर लेंगे। कल अपना आर्टिकल चैप्टर करेंगे, परसों भी अपना आर्टिकल चैप्टर करेंगे, ठीक है? उसके बाद फिर अपना बीच में थर्सडे छुट्टी आएगा, फ्राइडे को कंडीशनल करेंगे, और सैटरडे को आपका सुपरफ्लस होगा, साथ में ये पैसेज हो जाएगा, और एक अपना थोड़ी मोटी आपसे बात कर लेंगे, ठीक है? फाइनल लीडर बोर्ड देख लो आज का। आयुष 35, दीपक 35, रोशन 33, रुपेश 30, अभी 29, पुष्पिता 28, सौरभ 28, मयंक 27, शिवम 27, आकाश 27। अंकित वेट करो भाई, 5 मई तक का वेट करो, इस बैच की लास्ट क्लास में आना, आपको पता चल जाएगा। 29 को बैच की लास्ट क्लास है, उसमें आना, पता चल जाएगा। ठीक है अंकित, लास्ट के हाफ एन आवर में आना, पता चल जाएगा। और किसी कुछ पूछना है तो बताओ भाई। जो 1699 वाले बच्चे हैं, आपकी 6 मंथ वैलिडिटी जो मैंने बढ़ाने की बात करी थी, कि आपके रिकॉर्डेड कोर्स आपको 6 महीने के लिए, लाइव वाला तो देखो ये खत्म हो गया, इसको तो क्या रखोगे? अब मेन तो आपका रिकॉर्डेड वाला है ना, कि वो आपके पास रहे। मेन तो आपके पास रिकॉर्डेड वाला है ना, वो ज्यादा टाइम तक रहे। तो इसकी 6 महीने वैलिडिटी बढ़वाने की बात करी थी, वो चल रही है बच्चे। मैंने आज फिर प्रेशराइज किया था, मोस्ट प्रोबेबली वो कोशिश मेरी यही है कि आपका ये बैच खत्म होने, मतलब लाइव क्लास आपकी खत्म होने से पहले पहले मैं आपको स्पेशली बोल के जाऊं कि हाँ हो गया भाई वो काम, देख लो। कोशिश मैं उसी पे कर रहा हूँ, ठीक है? बाकी उनकी तो बढ़ा दी है, जो पुराने थे, जो जिन्होंने सिर्फ रिकॉर्डेड ही खरीदा था 1499 वाले, या जिन्होंने 1999, उनकी तो बढ़ गई है, तुम्हारी थोड़ी सी छूट गई। अब उसका लॉजिक वो ये दे रहे हैं, सर इन्होंने तो अभी सब्सक्रिप्शन लिया ही है, अभी वैलिडिटी बढ़ा के क्या करेंगे? मैं क्या, बच्चे खुश हो जाएंगे, बाद में भी तो बढ़ा निकाल करे, सो आज कर आज करे, सो अब क्या दिक्कत है ना? थीम टाइटल वाले भी आदित्य बच्चे, अगर वो जो मेंस वाला बैच आप लगाओगे ना, उसमें थीम टाइटल वाले सवाल भी है, उसमें काफी पैसेज में थीम टाइटल वाले सवाल भी है। लाइव वाली 6 महीने रहेगी बच्चे, लाइव वाली 6 महीने रहेगी आपके पास। लाइव वाले क्या करोगे? ग्रामर बैच उसमें भी तो है, अरे ग्रामर बैच उसमें भी तो है भाई। वो आयुष बच्चा तुम्हारा डिसीजन है, कहीं से भी करो, रीडिंग करो बस।
आरसी वाले का थोड़ा बता दीजिए, समझ नहीं आ रहा कैसे करें। नितिश यार थ्योरी वाली मतलब स्ट्रेटजी वाली क्लास में बताया तो था, ग्रामर ऐसे पढ़ें, वो कैब ऐसे पढ़ें, प्रैक्टिस ऐसे करें। आप एक्चुअली पहली क्लास के पहले सेंटेंस से नहीं आ रहे, इसका मतलब शुरू से देखिए, सब बताया उसमें। ठीक है जी, चलो आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं, और जो रिकॉर्डेड देखते हैं आजकल क्लासेस, और स्पेशली इस क्लास में आए बोलने के लिए कि ठीक पढ़ाता हूँ मैं, उन सबका दिल से शुक्रिया भाई, तारीफ के लिए दिल से थैंक यू आपको। ठीक, कल मिलेंगे, अपना आर्टिकल चैप्टर शुरू करेंगे। जिन्होंने वो पैराजंबल वाली वीडियो नहीं देखी है, जिन्होंने पैराजंबल वाली वीडियो नहीं देखी उसको देख लेना, बहुत अच्छी वीडियोज हैं वो दोनों, उसको निपटा लेना भाई।